आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारे खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज के इस ख़ास प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने तिब को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि इंसान की खिदमत का ज़रिया बनाया। एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों के इलाज के साथ साथ वालिदैन की रहनुमाई को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझता है, जो मरीज़ की फ़ीस से ज़्यादा इनकी सेहत को अहमियत देता है और जो क्लिनिक की चार दीवारी से निकलकर समाजी खिदमत के मैदान में भी कोशिशें करता रहता है। आइए इस्तकबाल करते हैं समीर मकसूद साहब का। समीर साहब, हमारे शो यंग आइकन में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं वो चाहते हैं कि जो भी हमारे गेस्ट इस शो में आते हैं उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी रही, घर ख़ानदान का माहौल कैसा रहा, उस बारे में हमारे नाजरीन को कुछ मुख्तसर आप बताइए। मेरा बर्थ दिल्ली का ही है और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में ही मेरा बर्थ हुआ। छोटी सी फैमिली थी, एक भाई एक बहन, और फादर वर्किंग क्लास थे, मदर वॉज अ हाउस वाइफ। दिल्ली में ही स्कूलिंग हुई। फिर उसके बाद पेरेंट्स का, हर पेरेंट का होता है कि बच्चे को आगे बढ़ना है, आगे पढ़ाना है, तो देवर पुशिंग मी फॉर कि आगे वो कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह ज्वाइन करें। तो वहीं से फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ आगे अलीगढ़ का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। बचपन में वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से कामयाब हों, क्या कराना चाहते थे? मेरे वालिद साहब एजुकेटेड थे, वर्किंग क्लास थे, तो वो यही चाहते थे बच्चा पढ़े और कोई नौकरी करे। बाय द टाइम मैं 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा, मैं स्टडीज़ में अच्छा था, पढ़ाई में मेरे भाई बहन भी बेहतर थे, तो उनका ये था कि कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करें। मेडिकल इंजीनियरिंग, उस टाइम आज से 25-30 साल पहले यही मेजर कोर्सेज होते थे, अब ज़्यादा कोर्सेज होने लगे हैं, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग मेनली यही था। फादर मदर दोनों का था कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे साथ ऐसा कुछ वो नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ। मुझे शुरू से लोगों से इंटरेक्शन, सोसाइटी से इंटरेक्शन, लोगों के बीच में जाना, वो ज़्यादा पसंद था। इनफैक्ट मैं आपको हकीकत बताऊं, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर। मुझे IAS का शौक था और मैंने MBBS एग्जाम देने के बाद, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद IAS का एग्ज़ाम भी दिया था, प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम भी दिया था, पर समझ आ गया था एग्ज़ाम दे करके कि उसके लिए फिर अलग ही लेवल की तैयारी होती है। बट येस, टुडे आई एम सेटिस्फाइड। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें अपनी साथ साथ लोगों की खल की खिदमत तो कर ही रहा हूँ, साथ में लोगों के साथ इंटरेक्शन है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ तो बच्चों को समझता हूँ। जो बच्चे बेजुबान हैं, मुझसे बोल नहीं पाते, मुझसे अपनी तकलीफ बता नहीं पाते, उनकी मैं परेशानी समझ करके पेरेंट्स के चेहरे पे दोबारा मुस्कुराहट लाता हूँ, एक खुशी महसूस होती है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप आज डॉक्टर ना हो के एक IAS ऑफिसर होते तो क्या मुतमईन होते अपने काम से? देखिए, अगर मैं पास्ट का सोचूं तो मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता था और सोचूं तो शायद मुतमईन भी होता, लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हुए मैं जब डॉक्टर हूं और स्पेशली चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। मैं पूरी तरह से अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूं और ख़ुद भी शुक्र महसूस करता हूं, खुद भी अच्छा महसूस करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं अपने प्रोफेशन से पूरी तरह मुतमईन हूँ। अब मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है कि IAS ऑफिसर बनने की। खिदमत खल्क का काम है ये जो तिब है, ख़ासकर डॉक्टर का जो पेशा है। सब लोग कुछ भी होता तो सीधा डॉक्टर की तरफ जाते हैं, और जो आप स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, ये वो मुकाम होता है माँ बाप के लिए कि माँ बाप की जान निकल जाती है अगर बच्चे को ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ होती है तो आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही अपने करियर को आगे क्यों बढ़ाया? देखिए, इसके पीछे भी कहानी है। हकीकत बताऊं तो MBBS ख़त्म करने के बाद मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने का कोई मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था। मैं हमेशा सर्जन बनना चाहता था, लेकिन इत्तेफाक से शायद किस्मत में था या मार्क्स में मेरे को चाइल्ड स्पेशलाइजेशन मिला और मैंने नॉट बाई चॉइस लेकिन चाइल्ड स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किया। लेकिन अब महसूस करता हूं कि शायद वो फैसला उस वक्त जो लिया था वो बहुत बेहतरीन फैसला था। मैं एक चीज़ देखता हूँ, बच्चे को अगर एक ज़ुकाम भी होता है, खांसी भी होती है, तो पेरेंट्स हमेशा याद करते हैं, डॉक्टर को याद करते हैं। देखिए, एक पूरी फैमिली में अगर आप पूरी फैमिली इंडियन सोसाइटी लें, इंडियन फैमिली लें, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इमोशंस जुड़े होते हैं फैमिली में, वो बच्चे के साथ जुड़े होते हैं। बेशक हम अपनी परेशानी को 1-2 दिन इग्नोर कर सकते हैं, पर बच्चे का एक नज़ला जुकाम भी पेरेंट्स से इग्नोर नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ासतौर से पेरेंट्स के चेहरे पर जो मैं मुस्कुराहट देखता हूँ जब उनका बच्चा बेहतर होता है, एंड मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन जब कुछ लोग जो है वो दर्जा देने लगते हैं कि सर गॉड के बाद तो आप ही हैं जो हमारे बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, तो वाकई महसूस होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज इस लायक बना कि पेरेंट्स मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, उनकी फैमिली की हेल्प कर रहा हूँ, उनके बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ जी। तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। बहुत ही अच्छी बात है। अपने काम से मुतमईन जो होगा वो अपने काम को कर भी बखूबी बहुत अच्छे से लेगा। आपने जिक्र किया था कि आपने अपनी तालीम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी की।
आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ वहाँ पे जाके बदलाव आपने महसूस करे, क्योंकि आप दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पले बड़े, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ आपने रुख किया, तो आपकी शख्सियत में वहाँ क्या बदलाव आपने महसूस किए और क्या तजर्बात रहे? जब तक मैं दिल्ली में था तो घर का बच्चा की तरह था, घर में हूँ, पेरेंट्स के साथ हूँ, पेरेंट्स की नज़र में हूँ। इनफैक्ट मैं हकीकत बताऊँ कि मैं 10th स्टैंडर्ड तक घर से बाहर अकेले कभी निकला भी नहीं था। अलीगढ़ में जब गया तो इट वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लाइफ। हॉस्टल में रहा, खुद से खाना खाना, खुद से अपने कपड़ों का ख्याल रखना, खुद से उठना, खुद से सारे इंतजाम करना, तो एक सेल्फ बिलीफ आ जाता है कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अलीगढ़ ने मेरे को सिखाया कि मेरी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। सेकेंडली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं गया तो एक मजहबी, एक रिलीजियस तालीम भी मुझे मिली वहाँ, तो अपने कौम सोसाइटी के साथ जुड़ा तो उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ। बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे जो मैं यही कहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ही आज मुझे बनाया है, और जो मैं इस मुकाम पे हूँ उसमें AMU का बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली के माहौल में और यूनिवर्सिटी के माहौल में, अलीगढ़ के माहौल में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ था? क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि वहीं से इंसान की नशोनुमा, मतलब एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शुरू होती है। उस टाइम स्टूडेंट लाइफ थी, हॉस्टल में थे, फ्री माइंड था, अपने आप को महसूस करते थे कि हम अकेले हैं और दोस्तों के साथ हैं, कोई टेंशन नहीं होती थी। जब दिल्ली में आ गए पर्सनालिटी तो डेवलप हो रही थी, लेकिन किसी किस्म की फिक्र नहीं होती थी। दिल्ली में आए तो समझ आया कि नहीं, सोसाइटी सिर्फ इतनी नहीं है, सिर्फ अलीगढ़ एक यूनिवर्सिटी एक सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी बहुत बड़ी है। इसमें आप खुद हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के बच्चे हैं, और एक हॉस्पिटल है, उनका पूरा कुनबा है, तो सोसाइटी बहुत बड़ी हो गई। बिल्कुल। तो प्रोबेबली अलीगढ़ ने मुझे सिखाया तो बहुत कुछ, लेकिन असल चीज़ मैं सीखा हूँ दिल्ली वापस आकर के। दिल्ली आके मुझे समझ आया कि नहीं, दिस इज़ द होल वर्ल्ड नाउ अराउंड मी। आपको तकरीबन 21 बरस हो गए हैं अपने इस पेशे में, तो इन 21 बरसों के दरमियान आपने बच्चों की सेहत के हवाले से क्या बड़ी तब्दीलियां महसूस करी? 21 साल पहले जो बच्चे हुआ करते थे और उनकी तकलीफ़ें हुआ करती थीं, आज के दौर में क्या इसमें कुछ बदलाव आया है? ये बड़ा अहम सवाल पूछा है आपने। 21 साल पहले जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहा था, अलीगढ़ में था, या इवन अर्ली जब दिल्ली में वापस आया तब की भी बात बता रहा हूँ, उस टाइम में मैं ज़्यादा बीमारियां इस तरह की देखता था। जैसे अलीगढ़ में था टेटनस, मीजल्स या खसरा, बिगड़ा हुआ टाइफॉइड, बिगड़ा हुआ मलेरिया, ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा देखता था। पर विद टाइम जैसे मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में देखा, दिल्ली में हाइजीन लेवल इज मच बेटर देन अलीगढ़। एक छोटा शहर है, उसके मुकाबले हाइजीन लेवल थोड़ा बेहतर है यहाँ पे। वैक्सीनेशन कवरेज या बच्चों को जो टीका लगना है वो ज़्यादा बेहतर है। पेरेंट्स की अवेयरनेस, एजुकेशनल अवेयरनेस, बच्चे पेरेंट्स की मेडिकल अवेयरनेस ज़्यादा बेहतर है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें मैंने बहुत कम देखी। हकीकत बताऊँ आपको, मैं एक छोटी सी बीमारी का नाम लेता हूँ, सुनने में छोटी सी लगी कि टेटनस। हम सबको चोट लगती है, फौरन टेटनस का टीका लगवा लें। हर पेरेंट्स का होता है, बच्चे को लगवा लें, खुद लगा लें टेटनस का। किसी ने, मैं ये बता सकता हूँ, दिल्ली में किसी ने टेटनस देखा भी नहीं होगा। और यकीनन आप मेरी बात को यकीन मानिए, मैंने अपने 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने 500 से 600 बच्चे टेटनस के देखे हैं अलीगढ़ में। 500 से 600। और यकीन मानिए, आई नेवर सॉ एनी चाइल्ड सर्वाइविंग आउट ऑफ इट। अच्छा। मैंने एक बच्चा भी नहीं देखा जो टेटनस से बच गया हो। अरे सारे के सारे somehow they never came out of it। तो ये टेटनस, मतलब इसमें किस तरह का टेटनस था? टेटनस चोट लग गई, टीका नहीं लगवाया, या फिर बच्चा पैदा हुआ उसका केयर नहीं हुआ, माँ को प्रेगनेंसी के दौरान टेटनस के टीके नहीं लगे, ये सब वजह हुआ। अच्छा। और उसके बाद दिल्ली आए हुए मुझे करीब 20 साल से ऊपर हो चुका है, मैंने टेटनस का एक केस भी नहीं देखा है। यकीन मानिए, अगर टेटनस का कोई बच्चा दिल्ली में आएगा भी तो मेरे को भी शायद आगे ही रेफर करना पड़ेगा। मुझे याद भी नहीं अब टेटनस में हम उस जमाने में क्या ट्रीटमेंट करते थे और क्या दवाइयाँ देते थे। टेटनस है ही नहीं दिल्ली में। ये तो हो गया बीमारियों में, इन्फेक्शंस में जो मैंने देखा, इन्फेक्शंस में रेट कम हो गया। अब जो पिछले कुछ 4-5 साल से या पोस्ट कोविड में कहूँगा, ये जो अब लोगों में के बीमारियों में, बच्चों की बीमारियों में जो फर्क महसूस हो रहा है, मेन जो है वो डाइट से लेकर के, डाइजेशन से लेकर चीजें परेशानी आ रही है। बच्चों में इनडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत जिसे बोलते हैं वो होना, वजह एक ही है, बाहर का खाना जो है घर का सही वक्त पे ना खाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का डाइट में ना होना, इन सब चीज़ों का बदपरहेजी होना, ये सब वजह। और दूसरी चीज़ें जो मेजर डिफरेंस देख रहा हूँ, जो पिछले 5-6 साल से बच्चों में डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है उनका बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। पहले मेरे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती थी कि सर बच्चा हमारा सुनता नहीं है, बच्चा हमारा बदतमीज़ हो गया है, बच्चा हमारा ज़िद्दी हो गया है, बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। ये 5-6 साल से प्रोबेबली सोशल मीडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, पेरेंट्स वर्किंग है, पेरेंट्स के पास अब
बच्चे के लिए टाइम इतना नहीं है, बच्चा मेड के थ्रू टेक केयर ऑफ कर रहा है, या बच्चा जो है प्ले स्कूल वगैरह में जाता है, तो उसके साथ पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं मिल पाता, जो हमारे पेरेंट्स को, जो आपके पेरेंट्स को, जो हमारे साथ टाइम मिल रहा था, वो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की जो है तकलीफें बहुत ज़्यादा मेरे पास आने अच्छा, लगी इसमें जो आपने अभी हमसे कहा कि बिहेवियर जो ये बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ है, जाहिर सी बात है हमारे आपका बचपन मुख्तलिफ था, इसमें स्क्रीन एडिक्शन का जो एलिमेंट है रवैया बदलने में बच्चों के, वो कितना मायने रखता है, जो मोबाइल और स्क्रीन वगैरह? मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात पेरेंट्स से कहूँगा, ये पेरेंट्स के लिए है, हर पेरेंट के लिए कहता हूँ, योर मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अ टॉय जी। ये खिलौना नहीं है। ये मैं बहुत कॉमनली अपनी क्लिनिक पे भी देखता हूँ, पेरेंट्स से भी देखता हूँ, बच्चा रोना शुरू, कुछ समझ नहीं आया, फौरन अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया। ये मोबाइल फ़ोन आपकी ज़रूरियात है, उसमें आप कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, आपके सारे ट्रांजैक्शंस हैं, आपके सारा डाटा है, वो बच्चे को ऐसे मत पकड़ाइए। अब होता क्या है, वो मोबाइल कलरफुल लाइफ है, बच्चे को कलर दिखता है, बच्चा पेरेंट्स को देख के उसको स्क्रॉल, 2-2 साल के बच्चे मैं देखता हूँ जो मोबाइल को स्क्रॉल करना जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि स्क्रॉल कैसे किया जाता है मोबाइल को। स्क्रीन टाइम, हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि स्क्रीन टाइम 2 साल तक बच्चों का 0 होना चाहिए। 0 मीन्स 0। और 2 साल के बाद जब वो स्क्रीन टाइम शुरू भी किया जाए, तो वो शुरू किया जाए जो खास रिश्तेदारों से वीडियो चैट वगैरह करा दिया, वीडियो कॉल वगैरह करा दिया, लेकिन शुरू से ही राइम्स, पोएट्रीज, वो माँ की लोरियाँ, वो माँ की कहानियाँ सुनाना तो खत्म हो गया है। अब सब यूट्यूब पे कहानियाँ दिखाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैं अब बिहेवियर की बात कर रहे थे, फ़र्क क्या होता है, हमारे टाइम में पेरेंट्स जो है बचपन में रात में एक स्टोरी सुनाया करते थे, तो उससे माइंड कैसे डेवलप होता था कि अगर हमें कोई स्टोरी सुनाई जाती थी कि एक राजा था, एक रानी थी, वो फला फला करते थे, तो हम वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में कंसेप्चुअलाइज करते थे, हमारे ब्रेन में स्टोरी चलती थी कि अच्छा ऐसा हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो हमारे ब्रेन में स्टोरी बनती थी उसकी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही है, तो बच्चे का जो फ्रेम ऑफ माइंड है, बच्चे का जो माइंड का ओपननेस है, वो चीज़ खत्म हो गई। अब बच्चे को तो अपना दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं पड़ रहा। अगर उसने बोला कि राजा है तो उसको राजा दिख रहा है, लड़ाई कर रहा है तो उसको दिख रहा है राजा लड़ते हुए, तो उसका अपना कम हो गया है। बिल्कुल। तो बच्चे की अपनी ब्रेन की ग्रोथ कम हो गई है। तो स्क्रीन टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तो हम सिर्फ मोबाइल, टीवी और स्मार्ट टीवी और लैपटॉप देख रहे हैं, आगे तो सुनने में आया जी स्मार्ट चश्मे भी आएंगे और पता नहीं क्या क्या स्मार्ट आएगा। आप इस मामले में मतलब क्या आपको लगता है कि बच्चों का इलाज करने से पहले या बच्चों को काउंसिल करने से पहले वालिदैन को काउंसलिंग की ज़रूरत है? मेरी तो फील्ड ही ऐसी है जिसमें पेरेंट्स से बातें होती हैं, बच्चों की तो काउंसलिंग कुछ होती नहीं, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादातर जो होते हैं वो 4 साल 5 साल से छोटे होते हैं। जी जी। बड़ा बच्चा होता है उससे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसमें पेरेंट्स की ही काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है, पेरेंट्स को ही समझाना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज होते हैं, माँ के पास टाइम नहीं है, माँ जॉब कर रही है, बच्चे को फीड नहीं करा पा रही है, माँ जॉब करती है, बच्चे को अपने मेड के हाथ में दे दिया, मेड खिला रही है, मेड बच्चे को पढ़ा रही है, मेड बच्चे का ख्याल कर रही है, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा माँ बाप को समझाता हूँ, स्पेशली मदर्स को, देखिए करियर बनाने के लिए माँ पढ़ी लिखी है, जाहिर सी बात है उसको जॉब करना है, मैं उसको ये नहीं कहता अपना करियर खराब करे, लेकिन माँ से मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखिए हमारे टाइम में या हमसे पहले की जनरेशन में 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, आज के ज़माने में 1 या 2 बच्चे होने, और आप करियर पूरी ज़िंदगी बना लेंगे, पर बच्चे का बचपना जो फर्स्ट 2-3 ईयर्स है उसको एक ही बार मिलना है, बिल्कुल सही, एक ही बार। उसके बचपन में वो खराब मत करिए, 2-3 साल बच्चे को दे दीजिए, एक बार वो स्कूल गोइंग हो जाए, उसके बाद अपने जॉब करियर सब चीज़ करिए, क्योंकि बच्चा का बचपना निकल गया तो वो माँ की इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। मेरे पास आते हैं बच्चे अच्छे खासे जो अपने पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस समझते ही नहीं है। मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे, अच्छे खासे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रूड होते हैं अपने पेरेंट्स से, जिद्दी होते हैं, बात नहीं मानते, एंड द मेजर रीजन बिहाइंड इट इज कि बच्चों को बचपने में अपने माँ बाप के साथ टाइम ही नहीं मिला है। सही बात। वो बच्चों माँ बाप की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझा है। सही बात। इतनी देर से बातें चल रही हैं इलाज की वगैरह की, और आपके जो आपके तजर्बात हैं उस पर एक और डायमेंशन है, एक और रुख है आपकी पर्सनैलिटी का, वो ये है कि इन सब कामों के अलावा आप समाजी खिदमत में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उस पर रोशनी डालिए। मैं एक्चुअली हम लोग छोटा सा अपनी सोसाइटी के साथ और अपने ग्रुप के साथ छोटा मोटा काम करते हैं। जैसे अक्सर सर्दियों में हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, बरसातों में अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सब करते हैं। प्ले स्कूल वगैरह में मैं जाता हूँ, कई प्ले स्कूल्स में जाता हूँ जहाँ बच्चों को दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं लेता। प्ले स्कूल वगैरह जाता हूँ जहाँ बच्चे को हेल्थ एजुकेशन के ऊपर स्पीच देना या उनको फ्री हेल्थ चेकअप करना, ये सब भी मैं इन्वॉल्व हूँ। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है कि जो लोग मुझसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते या डायरेक्टली शायद मैं उनको इतने लोगों को नहीं समझा सकता, तो यूट्यूब चैनल पे अपने बच्चों के बारे में, बच्चों की केयर के बारे में, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, उनके वैक्सीनेशन के बारे में, जनरल बीमारियां जो सोसाइटी में चल रही हैं उसके बारे में कुछ शॉर्ट वीडियोस डालने लगा हूं कि लोग डायरेक्टली वो देख लें।
और कोई तकलीफ हो, कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे पूछें। ज़रूरी है, अब आज के ज़माने में लाइफ हमारी बड़ी मुख्तसर सी है, बिल्कुल, और हमारे पास वक्त उससे भी कम है जी। अब वक्त नहीं है, उसमें आपको बच्चे भी देखने हैं और अपने बच्चे भी देखने हैं, अपनी फैमिली भी देखनी है, तो उसमें कुछ ना कुछ सोसाइटी के साथ इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट तो ठीक है, मैं पेशेंट सुबह से शाम देख रहा हूँ, लेकिन महीने में 2 महीने 3 महीने में एक छुट्टी के दिन थोड़ा सा गरीब के साथ भी मिल। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को लगता है, मेरे को बड़ा अजीब लगता है, मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ कि जब अपने मुल्क की या अपने सोसाइटी में गुर्बत की हालत देखता हूँ कि जो हम लोग ब्लैंकेट या अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, तो जिस तरह की भीड़ लगती है और जिस तरह से लोग बेचारे लेना के लिए उसके लिए आगे आते हैं, उतावले होते हैं, तो आई रियली फील हमारी सोसाइटी में अभी बहुत अभी हमें डेवलपमेंट करनी है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक चीज़ देखी जाती है कि डॉक्टर के पास मरीज़ गए या मरीज़ को लेकर गए, एक डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है कि पेशेंट से या पेशेंट के घर वालों से उसकी कनेक्टिविटी, भरोसा कितना ज़रूरी है? ये बहुत अहम सवाल पूछा आपने मलिक साहब। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर पेरेंट्स को या पेशेंट्स को, मैं अपने पेशेंट्स को ज़्यादा पेरेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे जो पेशेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के माँ बाप होते हैं, लेकिन मैं खैर जनरल बताता हूँ। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जी डॉक्टर ने देख तो लिया, समझाया कुछ नहीं है, बताया हमें कुछ नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर की दवाइयों से ज़्यादा आपकी डॉक्टर की बातें बहुत इत्मीनान देती है पेरेंट्स को या पेशेंट्स को। तो मैं हमेशा ये समझाता हूँ, हर अपने कलीग्स को भी समझाता हूँ, अपने दोस्तों को भी, और अपने लिए भी ज़रूरी है कि जो भी अपने पेशेंट को देखें, आप उसका इलाज कुछ करें। इलाज सारे डॉक्टर्स एक जैसा करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सारे डॉक्टरों ने पढ़ाई एक ही जगह से की हुई है, किताबें सबकी सेम थी, दवाइयाँ भी 19-20 सब मिलती जुलती देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपकी पेरेंट्स से या पेशेंट से कनेक्टिविटी कितनी रही। एक आपने बड़ा एक लफ्ज़ सुना होगा, अक्सर लोग बोलते हैं जी फलां डॉक्टर की दवाई मेरे बच्चे को लगती है, या मैं इस डॉक्टर को दिखाता हूं क्योंकि इस डॉक्टर की दवाई मुझे लगती है, या इनसे मेरे को शिफा मिलता है। जी जी। मेडिकली तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। जी जी। दवाई तो आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, फलां भी दे रहा हूँ, उसकी दवाई क्यों लगती है? वो दवाई नहीं लग रही है, उनकी ज़बान लगती है। उनकी ज़बान जो होती है ना, वो इंपॉर्टेंट रखती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा सोचता हूँ, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं आपको पुराना किस्सा बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया कि बेटा देखो, जब इंसान खुश होता है, शादी ब्याह होता है, फंक्शन होता है, तो उसको सब लोग याद होते हैं। अपने दोस्त भी को भी याद करेगा, अपने रिश्तेदारों को भी याद करेगा, सब कुछ होगा। लेकिन घर में कोई बीमार होगा, कोई परेशानी होगी, कोई चोट लग गई, तो उस टाइम वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही सब लोग बुरे लगते हैं। जी जी। वो अगर किसी का फ़ोन भी आ जाए, कोई मिलने चला आए, अगर कोई बीमार है तो अच्छा नहीं लगता। उस टाइम डॉक्टर अच्छा लगता है। मतलब आप एज ए डॉक्टर, हमें ये सोचना है कि आपकी अहमियत उनसे बेहतर हो गई, उनसे बड़ी अहमियत है। जी जी। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई ख़राब वक्त में, अपने बुरे वक्त में याद कर रहा है, तो खुदा ने आपको बहुत बड़ी नेमत दी है। तो मैं इस चीज़ की अहमियत समझता हूँ कि खुदा ने मुझे वो नेमत दी है कि अगर उनके घर में उनका बच्चा बीमार है और उस वक्त मुझे याद कर रहे हैं, चाहे वो रात के 2 बजे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पेशेंट्स जो हैं ये चीज़ बाद में बोलते हैं कि डॉक्टर समीर दवाई अच्छी देते हैं या डॉक्टर समीर से मेरे बच्चों को फ़ायदा है, लेकिन ये चीज़ हमेशा तारीफ़ करते हैं, डॉक्टर साहब आप अवेलेबल होते हैं, आप मेरे फ़ोन का जवाब ज़रूर देते हैं, आप मेरे मैसेज और व्हाट्सएप का जवाब ज़रूर देते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पेशेंट्स को फ़ोन पर जवाब ज़रूर दूँ, फ़ोन ज़रूर उठाऊँ, और अगर फ़ोन नहीं उठा पा रहा तो मैं उनको ये भी कहता हूँ कि कई बार मैं भी बिजी हो सकता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करूँगा। एंड बिलीव मी, मेरे पेरेंट्स मेरे पेशेंट इस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कम से कम फ़ोन पे तो कनेक्टिविटी थी। मेरे कई ऐसे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो यकीन मानिए जो उनसे मैं मिला नहीं हूँ, मथुरा में है, वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में मेरे पेशेंट हैं, एक कानपुर में है, इंडिया से बाहर बताता हूँ मैं आपको, नाइजीरिया में, युगांडा में, बर्मा में, दुबई में, जिनसे मैं कभी नहीं मिला हूँ। उनको उन्होंने सिर्फ उनके रिश्तेदारों ने मुझे बताया है, सिर्फ वीडियो कॉल के थ्रू उनके बच्चों को देखता हूँ, वीडियो कॉल के थ्रू ही उनके बच्चों की डायग्नोसिस बनाना, ट्रीटमेंट लिखना, सब कुछ वीडियो कॉल के थ्रू ही होता है। अब ये सिर्फ यकीन है, बिल्कुल, मैंने तो उनके बच्चों को देखा भी नहीं है कभी, मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, रूबरू मिला भी नहीं उनसे, सिर्फ यकीन है। और यकीन किस चीज़ से पैदा हुआ? यकीन से पैदा हुआ ज़बान से। जी जी जी। अगर कोई एक, हमेशा एक चीज़ और भी है, जो भी आपको बच्चा दिखाने आया या पेशेंट दिखाने आया, तो एक चीज़ मुझे दिमाग में बिठानी पड़ती है, या हर डॉक्टर को सोचना पड़ता है कि आदमी खुश तो नहीं आया आपके पास। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर से कोई आदमी खुशी खुशी मिलने नहीं आता, तकलीफ में ही आया। अगर आपके 2 अल्फाज, 2 लफ्ज़ अगर उसको थोड़ा सा सुकून दे देते हैं, आधी बीमारी तो उसकी वहीं सही हो जाती है। बिल्कुल, आधी उसको तसल्ली वहीं मिल जाती है। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना मैं हूँ ना, परेशान मत होइए, अल्लाह पे पर यकीन रखिए, दवाइयों पे यकीन रखिए, सब ठीक हो जाएगा। खैर,
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी कनेक्टिविटी पेशेंट के साथ बना के रखता हूँ और कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह आगे भी बनी रहे। अभी भी मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया, फ़ोन स्विच ऑन करूँगा प्रोग्राम के बाद तो देखूंगा उसमें कोई मिस कॉल्स वगैरह कितनी है, लोगों ने कितने मैसेज किए हैं। तो मैं कनेक्टिविटी बना के रखता हूँ और लोगों के साथ कोशिश करता हूँ कि एक मीठी ज़बान का इस्तेमाल करूँ और सबसे इंपॉर्टेंटली उनकी बीमारी उनको समझा सकूँ। हाँ, एक चीज़ और भी है, आजकल के ज़माने में ये भी मैं देखता हूँ बहुत सारे डॉक्टर्स को, आई शुड नॉट से दिस, बीमारी को बढ़ा चढ़ा के डरा के बताना। बिल्कुल, मेरा सवाल वही आने वाला था जी, आपसे। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बीमारी को बढ़ा चढ़ा के बताना और उसको डरा के बताना। देखिए, सामने जो मरीज बैठा है आपके या जो बच्चे के माँ बाप बैठे हैं वो बहुत यकीन से आए हैं आपके ऊपर, बिल्कुल, बहुत भरोसे से आए। आपके उसके बीच में रिश्ता सिर्फ आपकी फीस नहीं है कि आप सोच रहे हैं आपसे हमारी रिलेशनशिप जो है सिर्फ उसने मेरे को फीस दी, नहीं तो फिर कमर्शियलाइज हो गया कि उसने आपको फीस दी और उसने उसके बदले सर्विसेज ले ली कि मैंने आज उसको पैसे दिए तो उसके बदले मेरे बच्चे को ठीक कर रहे। नहीं, कनेक्टिविटी एक जो रिश्ता बन जाता है ना पेरेंट्स के साथ और डॉक्टर के साथ, पीडियाट्रिशियन के साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट। पीडियाट्रिशियन मेरे साथ तो कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये भी कहते हैं सर आप तो हमारे फैमिली मेंबर की तरह है। अरे वाह, मेरे कई ऐसे पेशेंट्स हैं, यकीन मानिए, जिनके घर में ईद बकरीद में मिलने जाता हूँ। उनके बच्चे देखता था लेकिन अब ईद बकरीद पे उनके घर मिलने भी जाता हूँ मैं उनसे। एक फैमिली वाली कनेक्टिविटी बन गई है कि अब वो पेशेंट से बढ़कर हो गए। तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ और जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज हाउ यू स्पीक। बिल्कुल, आप बोल क्या रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसकी अहमियत है। बिल्कुल। समीर साहब, पेशे से आप डॉक्टर हैं, लेकिन बातों के दरमियान मुझे ये कम लग रहा है कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। ये ज़्यादा लग रहा है कि आप एक खिदमतगुजार, तकवा रखने वाले और खिदमत खल्क और लोगों की मदद करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं बनिस्बत उस डॉक्टर के किसी भी तरह से लोगों की मदद हो जाए। ये जज्बा कहाँ से आया? अब इस चीज़ को मैं पास्ट में ले जाऊंगा जी। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर। अच्छा। मेरे को उस वक्त लगता था, जब उस वक्त मेरी जो उम्र थी और उस वक्त जो मेरे को समझ आती थी, टीवी वगैरह देखते थे कि सोशल मीडिया का तो ज़माना नहीं था तब, तो टीवी वीडियो और अपना केबल टीवी यही सब देखते थे कि IAS ऑफिसर सोसाइटी की बड़ी हेल्प कर लेता है। चाहे वो IPS ऑफिसर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे कमिश्नर हो शहर का, वो बड़ी मदद करता है। तो खैर खुदा को मंजूर नहीं था या शायद खुदा को बेहतर मंजूर था कि मैं उस फील्ड में नहीं जा पाया। मैं जिस फील्ड में आया इससे और मेरी कनेक्टिविटी बढ़ी, इससे मैं लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ जुड़ा। तो वो एक जो जज्बा जो बचपन से था, मेरे फादर ने जो मुझे सिखाया कि बेटा जो आ रहा है वो परेशानी आ रहा है उसकी खिदमत करो, खिदमत तुम करोगे तो खुदा तुम्हारा ख्याल खुद ब खुद रखेगा। बेशक। तो वो जज्बा बचपन से ही था, वो आज तक कायम है अल्लाह के शुक्र से और इंशाल्लाह आगे भी कायम रहेगा। आखिर में चलते चलते आप वालिदैन और नौजवान और बच्चों के लिए क्या खुसूसी पैगाम देना चाहेंगे और आपकी ज़िंदगी के उसूल की क्या अहमियत है जिसे आप हमेशा दोहराते हैं? सेहतमंद से मतलब सेहत से मुताल्लिक बातें हैं ये। बच्चों के लिए तो मैं हमेशा कहूँगा कीप स्माइलिंग, इट इंक्रीजेज योर फेस वैल्यू। हर बच्चे से मैं कहता हूँ बेटा मुस्कुराओ, हंसो। तुम हंसोगे, मुस्कुराओगे, तुम बेहतर लगोगे, तुम्हारी आधी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाएगी। ये बच्चों के लिए हो गया। पेरेंट्स के लिए मैं कहता हूँ बच्चों को हेल्दी रखिए, सफाई का सुथराई का ख्याल रखिए। पेरेंट्स को मैं हमेशा समझाता हूँ द हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम यू नॉट फ्रॉम योर चाइल्ड। पेरेंट्स अगर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपना मेंटेन करेंगे, अपने हाइजीन का केयर करेंगे तो बच्चा उनको फॉलो करेगा। देखेंगे पापा ही मम्मी ही रोज़ नहाने धोने का ख्याल नहीं कर रहे हैं, कपड़ों का ख्याल नहीं रख रहे, अपने हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, तो बच्चा भी उनको फॉलो करेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे यही है कि पूरी फैमिली अगर अपने आप को मेंटेन करके रखेगी, हेल्दी रखेगी अपने आप को, फैमिली खुश रहेगी, तो पूरी सोसाइटी को उसी तरह फ़ायदा होगा। पूरी सोसाइटी भी खुश रहेगी हमारी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया समीर मकसूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, अपने पेशेंट्स को छोड़कर, आप अपने मरीज़ों को छोड़ के हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर सी बात है यहाँ से जाके उन्हीं खिदमत को आपको अंजाम देना है। हमारे नाज़रीन को आपने बहुत कीमती बातें बताई। आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये थे समीर मकसूद साहब। पेशे से तो डॉक्टर हैं, इनका पेशा डॉक्टर वाला है, लेकिन आज इनको स्टूडियो में मदऊ करने की सबसे बड़ी वजह इनका जो मतलब एक ज़िंदगी का नज़्बुल-ऐन उन्होंने करार दे दिया है कि खिदमत खल्क, लोगों की मदद करना, समाज की मदद करना। और डॉक्टर होते हुए अपने प्रोफेशन से अलग जाकर सर्दी में कंबल बांटते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में दवाई देते हैं और ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक तक जाके वीडियो कॉल के ज़रिए लोगों की मदद भी किया करते हैं। आपने हमारा ये शो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।